अब बात करते हैं कल से आगे की। अब क्या है कि पदार्थ जिनका श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण, हम क्या पढ़ रहे हैं? पादपों में श्वसन। क्या पढ़ रहे हैं? पादपों में श्वसन। तो कल हमने बात कर ली थी कि श्वसन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, श्वसन बहुपद में क्यों होता है, ये एक एम्फिबोलिक प्रोसेस है। अब आगे बात करते हैं क्या कि पदार्थ जिनका श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनी क्रियाधार कहते हैं। क्या? पदार्थ जिनका, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन, तो इसी प्रक्रिया में होगा। पदार्थ जिनका श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनी क्रियाधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसनी क्रियाधार कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? श्वसनी क्रियाधार कहते हैं। अब ये श्वसनी क्रियाधार मतलब कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये क्या होते हैं? इसको हम शॉर्ट में आरएस बोलते हैं। आरएस का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी, और क्रियाधार सबस्ट्रेट, तो आरएस। ये आरएस क्या क्या हो सकते हैं? तो आरएस वसा हो सकती है, प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। तो ये आरएस क्या क्या हो सकते हैं? आरएस वसा हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, और कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, और कार्बोहाइड्रेट हो सकती है। ओके। अब आरएस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब सवाल है 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? क्यों? एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, मतलब कि तैरने वाले पदार्थ होते हैं वो। तो क्या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ओके। दूसरा क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जो कोशिका का द्रव्य होता है वो, तो रेस्पिरेशन उसमें तैरने वाले, यानी कि जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं वो क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। देखिए क्या होता है? तैरने वाले। तैरने वालों में कौन कौन आएगा? तैरते कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट, और फिर क्या? वसा। और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? कोशिका की प्रोटीन आ गई। कौन आएगा? कोशिका की प्रोटीन। ठीक है, ये बात हो गई श्वसनी क्रियाधार की कि श्वसनी क्रियाधार कौन कौन से होते हैं और वो अलग अलग उनके प्रकार की वसा और कार्बोहाइड्रेट। एक फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है, और कोशिका में जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। अब आपको क्या पादप श्वसन करते हैं? हाँ बिल्कुल, पादप भी श्वसन करते हैं, लेकिन वो प्राणियों की तरह श्वसन नहीं करते। प्राणियों में क्या पाया जाता है? प्राणियों में संचरण तंत्र पाया जाता है पूरा, जो उनका प्रोसेस होती है श्वसन की, उसमें पूरा संचरण तंत्र होता है। लेकिन पादपों में ऐसा नहीं होता। पादपों में उसके लिए क्या होता है? पादपों में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? पादपों में श्वसन के लिए, ये मान लो पादप है, पादप में श्वसन के लिए क्या होगा? या तो रंध्र होंगे, क्यों? रंध्र, या फिर क्या पाए जाते हैं? वातरंध्र, रंध्र तथा मातरंध्र। ठीक है। गैसीय पदार्थों के आदान प्रदान के लिए पौधों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र तथा वातरंध्र। ओके, ये पादपों में श्वसन। अब बात करते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं।
पौधे के अधिकांश भाग क्या होते हैं, वातावरण के संपर्क में होते हैं, और वातावरण के संपर्क में होते हैं तो डायरेक्ट गैसों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। क्या होते हैं, पादप वातावरण के संपर्क में होते हैं वातावरण के संपर्क में, और संपर्क में होने की वजह से डायरेक्ट गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, डायरेक्ट गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, श्वसन कितने प्रकार का होगा। एक तो ऑक्सीजन के आधार पे, मतलब ऑक्सीश्वसन, इसको हम वायुव्य श्वसन भी बोल सकते हैं। क्या, वायुव्य श्वसन। और दूसरा अनोक्सीय श्वसन या फिर अवायुव्य श्वसन। ठीक है, अवायुव्य श्वसन। ऑक्सीय श्वसन क्या हो गया, O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या, O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब उसका पूर्ण ATP में निर्माण हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीश्वसन। मतलब कि इसमें जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, एंड में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, CO2 प्लस में H2O। और इसमें क्या ज़्यादा ATP प्राप्त होती है। क्या, इसमें ज़्यादा ATP प्राप्त होती है। हमारा मेन उद्देश्य क्या, श्वसन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ATP प्राप्त हो। इसमें 36 से 38 ATP प्राप्त होती है हमें संख्या में, किसमें, ऑक्सीश्वसन में। और एक ऐसा वायु होता है O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अंतिम उत्पाद CO2 प्लस में H2 होता है, इससे ज़्यादा ATP प्राप्त होती है। ये क्या होता है, O2 की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ का अपूर्ण होता है, ऑक्सीकरण होगा जरूर लेकिन अपूर्ण होगा। ये इसमें क्या होता है, O2 की अनुपस्थिति में हम किसका ऑक्सीकरण करते हैं, भोज्य पदार्थ जो लेते हैं, मतलब कि ग्लूकोज। तो अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों, मतलब कि ग्लूकोज का अपूर्ण या आंशिक ऑक्सीकरण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ये बात हो गई अनऑक्सीकरण की, मतलब कि O2 की अनुपस्थिति में हो तो जाएगा लेकिन वो क्या होगा, अपूर्ण होगा या फिर आंशिक होगा। ये कब ये हमारे इंसानों में भी ऐसा श्वसन होता है, जब हम आवश्यकता से अधिक काम कर लेते हैं तो हमारी मसल्स में पेन होता है। वो किसकी वजह से होता है, इसी अनोक्सी श्वसन के कारण, क्योंकि उस समय लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है वो अनोक्सी श्वसन का उदाहरण होता है। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है, इनमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जगह नहीं है इसलिए। इसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है, एक तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, क्या, लैक्टिक अम्ल किण्वन। जो लैक्टिक अम्ल किण्वन की प्रोसेस है उससे क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, एक दूसरी प्रोसेस क्या है, एल्कोहलिक, ये फर्स्ट नंबर की। इसी में दूसरी क्या है, एल्कोहलिक किण्वन।
ये अल्कोहलिक किण्वन में क्या होता है, इसमें C2H5OH बनेगा और धुआं यानी कि CO2 बनेगी। ठीक है, ये अल्कोहलिक प्रोसेस है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कम ATP बनते हैं, कम ATP का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई मोटी मोटी श्वसन के बारे में। ठीक है, क्या कि ऑक्सीश्वसन होगा, वो O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण करेगा, अंतिम उत्पाद CO2 और H2 बनेगा, ज़्यादा ATP प्राप्त होगी। अनऑक्सीश्वसन में O2 की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ का अपूर्ण और आंशिक ऑक्सीकरण होगा। ये अल्कोहलिक किण्वन, इसके दो एग्जाम्पल जो अंतिम उत्पाद में बनते, लैक्टिक अम्ल किण्वन, एक अल्कोहलिक किण्वन। अल्कोहलिक किण्वन में अल्कोहल बनाई जाती है और CO2 उत्पाद बनता है। लैक्टिक अम्ल में लैक्टिक अम्ल जो किण्वन है उसमें लैक्टिक अम्ल बनेगा, इसमें कम ATP प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ATP प्राप्त होती है, तो इन दोनों में ये ज़्यादा डिफरेंस है। अब श्वसन की क्रिया विधि पढ़ेंगे हम कल। ओके, यहाँ तक समझ में आया हो, आई होप समझ में आया होगा। तो ठीक है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।